माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। विधायक जी, माननीय सदस्यगण, आप ये पोस्टर अंदर दिखाना उचित नहीं, रखिए, हटा लीजिए पोस्टर इनका। अब प्रश्नोत्तर काल होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। कोई भी पोस्टर प्रदर्शित नहीं करेंगे, हटा लीजिए उनका पोस्टर। भाई वीरेंद्र, माननीय सदस्यगण बैठ जाइए। सदन की गरिमा बनाए रखें। पोस्टर अपने से दे दें, मार्शल को दे दीजिए। समय पर उठाइएगा। बैठ जाइए भाई वीरेंद्र जी। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, माननीय मंत्री जी, उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिए। सरकार अपने उत्तर में दर्शाया है कि प्रखंड स्तरों की चुनाव हो रही है और उसके सरकार गठन के बाद ही इस नियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से कि प्रखंड नियोजन इकाइयों में पंचायत समिति का गठन 14 दिसंबर 2021 के बाद पूर्ण हो जाएगा, तो सरकार समय सीमा निर्धारित करे, बतावे कि कब करेगी। महोदय जी, हमने तो स्पष्ट कहा है और हम आसन के माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहते हैं कि सरकार ने तो इस विषय में इतनी पारदर्शिता से काम किया है कि नियोजन के चलते क्रम में भी शिक्षा विभाग और सरकार की मंशा थी कि हम नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखें। इसलिए हमने चुनाव आयोग से इजाज़त भी मांगी थी, क्योंकि हमने कहा था कि जो आवेदन ऑनलाइन आने हैं उनका जो मेरिट लिस्ट बनना है वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इससे अगर बीच में भी होता है तो सरकार या विभाग इसको पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करा सकती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चूंकि नियोजन प्राधिकार ही वही लोग होते हैं जिनका चुनाव हो रहा है, तो इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि ये करना उचित नहीं होगा। और निश्चित रूप से जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि हम लोगों ने तो एक टेंटेटिव डेट भी उस हिसाब से जारी कर दिया है और हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, प्रखंड स्तर के जो प्रमुख या जिला स्तर पर जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं उनके निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो जिस स्तर के नियोजन की कार्रवाई है हम उसको तत्काल पूरी करेंगे। नहीं, समय सीमा निर्धारित करें कि अगर हो जाता है 10 दिन के अंदर में, तो आप कितने दिनों के अंदर में उसको ये करेंगे। चलो अब स्पष्ट तो बता ही दिए। श्री समीर कुमार महासेठ, चलिए स्पष्ट बता दिए कि चुनाव के बाद शुरू होगा। आपका पूरक का जवाब उन्होंने दे दिया।
कुर्सी आप बैठे हुए हैं, हम सबकी आप कस्टोडियन हैं, आप सबको ख्याल रखना होगा। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, आसन कर आप बैठ जाइए। नहीं, चलिए समीर कुमार महासेठ। उसमें सरकार से मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से विज्ञापन में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियोजन के लिए योग्यता परीक्षा 2019 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांगों को उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी गई है, लेकिन इससे वंचित रखा गया है पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों को, इससे वंचित रखा गया है। इसलिए मैं क्या उचित है सरकार को, क्या ये पिछड़ा और अति पिछड़ा को 5 अंक का छूट देना चाहती है सरकार? इस अध्यक्ष महोदय, ये शारीरिक अनुदेशक सह शिक्षक के जो नियुक्ति की बात है, सरकार ने अभी माननीय सदस्य ने और सारे सदस्यों ने देखा होगा कि हम लोगों ने लगभग 8,500 पद स्वीकृत किए हैं, और जैसा कि हमने कहा कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी 1 महीने के अंदर पद विज्ञापित करके, और दूसरी बात माननीय सदस्य को और सदन को महोदय हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आरक्षण के जो नियम हैं वो नियुक्ति प्राधिकार जो है उनको लागू करना है, और सरकार उसकी सख्त मॉनिटरिंग करती है। तो जो भी आरक्षण कोटि में जिस कोटि में जितने पद जाने होंगे, जिस भी कोटि में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जिस कोटि में जितने जाने होंगे वो उसमें निश्चित जाएंगे। इसमें एक पद का भी इधर से उधर महोदय नहीं हो सकता। ठीक, 5 अंक का छूट देने की बात मैंने कहा। आपका एक माननीय सदस्यगण, ये प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, फिर भी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। जुड़ा हुआ है, आप पढ़िए तो बढ़िया से, उसको पढ़िए। बैठ जाइए आप, समीर कुमार महासेठ, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। समीर कुमार महासेठ, ठीक है, बैठ जाए, अब बैठ जाए। अब दूसरे का भी अधिकार बनता है, दूसरे माननीय सदस्यों का अधिकार बनता है। समीर कुमार महासेठ पूछिए। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक सकारात्मक है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के आप अपनी मर्यादा को न भूलें, और नहीं, अगर जो ऐसे करेंगे तो मुझे विवश हो करके फिर नियम के हिसाब से चलने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप वरिष्ठ नहीं, आप वरिष्ठ लोग, माननीय मंत्री जी 1 मिनट, आप माननीय सदस्यगण अगर जो अपनी मर्यादा का सीमा लांघेंगे तो सदन की सहानुभूति किसी भी रूप में आपके साथ नहीं रहेगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वरिष्ठ हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान है। हमारे नए सदस्य बेहतर वातावरण आपसे सीखते हैं, और इसकी पालन करना सबकी जिम्मेवारी है। और अगर जो इसमें आप सहयोग नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ भी बोल दें, ये नहीं, आप 2-3 शब्द, अब आपको आभास नहीं है कि मैं बैठे बैठे या खड़े होकर क्या बोल रहे हैं। सब आपका प्रश्न का 2 पूरक आपका जवाब। अब बैठ जाइए आप उस प्रश्न की जवाब उन्होंने दिया, वो सारे विषय है प्रश्न के लिए। तो मैं देखिए एक सवाल पर 12 पूरक का हम अवसर दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, थोड़ा सा संयम रखिए। नहीं, ये शब्द आप, ये एक बार और आपको चेतावनी दी है, ये दूसरी बार है, तीसरी बार स्थिति उत्पन्न न हो। और मूल प्रश्न तो नियोजन प्रक्रिया प्राप्त किए देखिए, मूल प्रश्न नियोजन प्रक्रिया प्राप्त किए जाने से संबंध में था। फिर भी आपने पूछा, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, सकारात्मक रूप से सदन चल रहा है। कई माननीय सदस्यों को आज देखिए कितनी खुशी की बात है।
अब चलिए, वो माननीय मंत्री जी, समाज कल्याण विभाग उत्तर आंशिक सकारात्मक है। माननीय समीर कुमार महासेठ का प्रश्न का जवाब है, सुन लीजिए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदन पोर्टल- किसी से प्रभावित नहीं होता है। बैठ जाइए महबूब साहब, बैठिए। आप सुनिए, सुन लीजिए। उत्तर आंशिक सकारात्मक है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पोर्टल बाल स्वराज पर अप्रैल 2020 से 5/6/2021 तक कुल 308 ऐसे बच्चों का डाटा दर्ज किया गया है जिनके माता अथवा पिता किसी एक की मृत्यु या माता पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, जिसमें से 54 बच्चे माता पिता दोनों को ही खोकर अनाथ हो गए हैं। उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कोरोना महामारी के कारण अनाथ एवं बेसहारा जन्म से 18 वर्ष आयु समूह के बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु, जिनमें कम से कम किसी एक की मृत्यु कोरोना से हो गई हो, को 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण आवासन एवं शिक्षा के लिए अनुदान के माध्यम से आप शांति से बैठिए। आप सदन को शांति से गंभीरता से लीजिए। आपकी हल्की बातों से सदन हल्का न हो, ये ध्यान रखिए। किए गए हैं। सभी योग्य लाभुकों को माह अक्टूबर 2021 तक भुगतान किया जा चुका है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कोई भी पात्र लाभुक के पालक परिवार का मुख्य व्यक्ति या गैर सरकारी संस्थान या विधिक अभिभावक विहित प्रपत्र में अपना आवेदन भरकर आवश्यक कागजातों के साथ संबंधित क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका को उपलब्ध करा सकते हैं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, चूंकि सरकार के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन सरकार के इस उत्तर का हम चुनौती देते हैं, साथ पूरक प्रश्न पूछना चाहेंगे। महोदय, 54 बच्चों के प्रति माह बाल सहायता देने की जो जानकारी दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बाल सहायता दी जा रही है तो सरकार उन बच्चों का नाम पता सदन को बतावे। दूसरा, अगर आप कहें तो हम पढ़ देते हैं, चूंकि वातावरण। दूसरा महोदय, सरकार ने 308 बच्चों का डाटा बताया। यदि सरकार ही की बात को सच मान लें तो 54 बच्चों को अभी तक अनुदान देने का क्या उचित है? जब सरकार कह रही है तो केवल 54 बच्चों को ही दिया गया, तथा शेष 254 बच्चे किस हाल में हैं, कहाँ हैं, इसकी जानकारी अगर है तो सदन को बतावें। ठीक, माननीय मंत्री जी। एक और पूरक है सर। तीसरा महोदय, सरकार का जो डाटा 5 जून 21 तक का है, जो मंत्री जी ने बताया, इसके बाद भी बच्चे कोविड से कुछ अनाथ हुए हैं। क्या सरकार राज्य में एक व्यापक सर्वे कराकर बच्चों को चिन्हित कर अनुदान देने पर विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इनका माननीय सदस्य जी का चुनौती को स्वीकार करता हूं। 54 बच्चे जो अनाथ हुए हैं उनको हम लोगों ने राशि अक्टूबर माह तक का उपलब्ध करा दिया है, और शेष अगर 308 में से इनको इस बात की जानकारी है, इसमें या तो किसी की माता का मृत्यु या किसी के पिता की मृत्यु है, दोनों के मृत्यु पर उसमें से एक की मृत्यु कोविड से हुई होगी, तो हम लोग उनको अनाथ के श्रेणी में मानेंगे, और उनको जो हम लोग बाल सहायता योजना के अंतर्गत जो 15,000 रुपया का प्रति माह देना है 0 से 18 वर्ष की आयु तक, वो हम लोग देंगे। 54 ऐसे बच्चे मिले हैं। इसके अलावा भी अगर सदन में से किन्हीं को भी इस बच्चे की जानकारी मिलेगी तो हम लोग ज़रूर उनको इस योजना का लाभ देंगे। और 308 जो सूची में दर्ज है उसमें से या तो किसी की माता की मृत्यु हुई है या पिता की, दोनों की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए हम लोग उनको अनाथ के श्रेणी में नहीं पाते हैं। ठीक। श्री अली अशरफ सिद्दीकी। महोदय, सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने बीएड सीरीज की सुविधा को राज्य में लागू कर दी है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, सरकार इसकी व्यवस्था भी
सुनिश्चित करे कि बीएच सीरीज की सभी जिलों के सभी को सहायता मिले। चलिए ठीक, धन्यवाद। श्री ललित कुमार यादव। माननीय मंत्री जी का जवाब है, उत्तर संलग्न है। हाँ, वही उत्तर जो माननीय मंत्री पूरा जी का उत्तर है। महोदय, हम लोग ये जानना चाहते हैं और सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये सरकार के संज्ञान में है पहले से कि विश्वविद्यालय में गड़बड़ी हो रही है, तो अभी 29/11 को ये महालेखाकार को अनुरोध किए हैं ऑडिट कराने का, और राज्यपाल सचिवालय को अनुरोध किए हैं इसकी आवश्यक जांच का। महोदय, ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये घोटाला का काम यूनिवर्सिटी में चल रहा है। सरकार अपने उत्तर में भी स्वीकार किया है। तो जिस तरह से मगध विश्वविद्यालय में ये एसआईटी से जांच कराए हैं, उसी तरह से बिहार के पूरे विश्वविद्यालय में सदन की कमेटी से या विशेष एसआईटी की कमेटी की गठन करके ये जांच कराना चाहते हैं कि नहीं? माननीय मंत्री महोदय, एक तो माननीय सदस्य ने जो कहा कि सरकार ने घोटाला स्वीकार किया है, ऐसा तो मेरे उत्तर में कहीं नहीं है। हमने तो ये कहा है, चूंकि आपने प्रश्न ही पूछा है एक अखबार मीडिया रिपोर्टिंग के आधार पर, तो हमने ये कहा है कि मीडिया जो रिपोर्ट आई है, जिन चीज़ों का उसमें जिक्र है, उसको सरकार ने दोनों जगह से पूरी पारदर्शिता से, चूंकि विश्वविद्यालयों के मामलों में कुलाधिपति ही उसके नियंत्रक होते हैं, इसलिए हमने उनको भी कहा है जांच कराने के लिए। और इन सब से अलग जो बात आप कह रहे थे कि अगर पहले की भी बात होगी, तो हम लोगों ने सीएजी को, महालेखाकार कार्यालय को भी अलग से लिखा है। हमारे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने लिखा है कि आप पूरे पिछले दिनों के भी जो सरकार के द्वारा ग्रांट दिए गए हैं, चाहे लाइब्रेरी के मामले में हो या दूसरे मामले में हो, सारे लेखा की पूरी गहराई से जांच करके रिपोर्ट दीजिए। और महोदय, सरकार आसन के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहती है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या उत्तर हुआ? क्या ये उत्तर दे रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सदन की कमेटी से या एसआईटी कमेटी से, आप कोई विशेष कमेटी से जांच कराना चाहते हैं कि नहीं? एजी ऑडिट की बात करनी तो सतत प्रक्रिया है महोदय, इसमें इनका क्या योगदान है? एजी का तो काम ही ऑडिट करना। ऑडिट हुआ है, एक बार नहीं अनेक बार हुआ है, अनियमितता भी आई है। हम कह रहे हैं कि सदन की विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ी हुई है, आपने भी स्वीकार किया है, तो आप इसकी जांच सदन की कमेटी से कराना चाहते हैं पूरे विश्वविद्यालय का या नहीं? आपने मगध विश्वविद्यालय का एक यूनिवर्सिटी का जांच कराया, क्यों कराया? आप पूरे विश्वविद्यालय का जांच कराना चाहते हैं या नहीं? एक प्रश्न है महोदय। ये एजी का ऑडिट बताते हैं, एजी का तो सतत प्रक्रिया है ऑडिट कराना, एजी का तो ऑडिट होता रहता है। ये क्या आप अपनी वाहवाही सरकार का जवाब दे रहे हैं? नहीं महोदय, ये सरकार जांच कराना चाहती है या नहीं? माननीय मंत्री जी, सदन की कमेटी से या विशेष कमेटी? आप बैठ जाइए। महोदय, हमने तो न कभी किसी योगदान की चर्चा की, न कभी वाहवाही मांगा। हमने तो मांगा नहीं वाहवाही। हमने तो अपना, सरकार ने अपना दायित्व निभाया है कि अगर मीडिया ने किसी गड़बड़ी घपले के समाचार प्रकाशित किया है, तो हमने दो जगह से उसकी जांच कराने का फैसला लिया है। और हम पूरे जिम्मेदारी से आश्वस्त करना चाहते हैं कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई की जाए। अगर जांच संतोषजनक नहीं होगा, फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो स्वीकार, वो तो कह ही रहे कि जांच कराएंगे। विशेष कमेटी से जांच कराना चाहते, कहां बता रहे हैं? ये तो बता रहे हैं कि एजी ऑडिट करेगा। तो एजी ऑडिट को हम लोग अनुरोध किए, तो एजी ऑडिट का तो सतत प्रक्रिया है। नहीं, इन्होंने कहा कि जांच कराएंगे। चलिए, नहीं, किससे जांच कराएंगे? किससे जांच कराएंगे महोदय? ये प्रश्न का इस तरह से जवाब हम लोग सदन में सरकार का, ये गड़बड़ी होगी या सरकार जांच नहीं कराएगी? ये जनता का पैसा कोई ये इस तरह से बर्बाद। महोदय,
हम समझते हैं पूरा सदन इस बात से अवगत है कि जो भारत सरकार का महालेखाकार महानियंत्रक परीक्षक का कार्यालय है, वो जब जांच करता है तो उसी ने इस देश में एक से एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। हमने उस संस्था से इस मामले की जांच कराने का फैसला लिया। चलिए, ठीक। इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या हो सकती है? पूछा जा रहा है कि स्पेसिफाई कर दे कि कौन जांच करेगा। जहां तक महालेखाकार का है तो वो नॉर्मली प्रोसेस में रहता है, ऑडिट होता रहता है, और उसी ऑडिट में ये भी निकला है कि 2 लाख करोड़ रुपया बिहार का एक्सपेंडिचर कहाँ खर्च हुआ बिहार सरकार ने अब तक नहीं बताया है। ये तो बहुत महा घोटाला है। उसी को मानते तो कम से कम उसी का आश्वस्त कर दीजिए महालेखाकार का, जो सीएजी रिपोर्ट में आया है महोदय 2 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं है। और माननीय मंत्री जी से साफ तौर पे पूछा जा रहा है कि स्पेसिफाई कर दें, या कोई यहाँ की कमेटी से या कौन सी एजेंसी से या कौन कौन से विश्वविद्यालय का ये जांच कराना चाहते हैं। मांग तो सभी विश्वविद्यालय की है। ठीक, बैठ। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बिल्कुल सही कहा और उनकी बात से सरकार ने जो निर्णय लिया है उसकी और पुष्टि होती है। जो उन्होंने उदाहरण दिया कि महालेखाकार कार्यालय ने बिहार सरकार में जो 2 लाख करोड़ के हिसाब में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, अगर है, जिसकी चर्चा उन्होंने की है, तो ये तो स्पष्ट है कि वह संस्था बिहार सरकार के नियंत्रण में नहीं है, बिहार सरकार के कमियों को भी उजागर करती है। तो ऐसी संस्था पर फिर उनके नहीं भरोसा करने का क्या प्रश्न है? हमारे नियंत्रण में तो नहीं है वो। अध्यक्ष महोदय, महालेखाकार तो अब ऑडिट करना काम है महोदय, ऑडिट महोदय करना काम है। और 2 लाख करोड़ का जहां तक हिसाब कर रहे हैं, अब तक उस रिपोर्ट पे इन्होंने क्या कार्रवाई की है 2 लाख करोड़ वाले पे? चलिए, अब अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हुए। अब समाप्त, अब बहुत टाइम आगे बढ़ गया। तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। नहीं, अब आप समय अति हो गया। श्री मनोहर प्रसाद सिंह। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। उत्तर तो महोदय दिया ही हुआ है। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। माननीय सदस्य, पूरक पूछिए। उत्तर संलग्न नहीं है, कहा जाए। उत्तर संलग्न मेरे पास नहीं है। अच्छा, पढ़ दीजिए। नहीं, ऐसे उत्तर आया हुआ है। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नगत मदरसा की प्रबंध समिति द्वारा मदरसा में प्राचार्य के रिक्त पद पर फाजिल सहायक शिक्षक श्री खैरुल अनाम को प्रोन्नति दी गई। सहायक शिक्षक श्री खैरुल अनाम की नियुक्ति 1/10/2011 है और इनकी नियुक्ति तिथि 4/7/1980 है। वरीय सहायक श्री मोहम्मद अनवार आलम के कार्यरत रहते हुए कनीय शिक्षक श्री खैरुल अनाम को प्रोन्नति दी गई, जो नियमानुसार नहीं है। हाफिज से फाजिल पद पर प्रोन्नति कर अनुमोदन की मांग की गई है। हाफिज से फाजिल पद पर प्रोन्नति का सीधे प्रावधान नहीं है। उक्त मदरसा की प्रबंध समिति द्वारा की गई सभी प्रोन्नति नियमानुकूल नहीं रहने के कारण बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा प्रोन्नति से संबंधित उस दावे को वापस कर दिया गया है और स्वीकृत करते हुए, और कहा गया है महोदय कि नियमानुसार प्रस्ताव दें। नियमानुसार प्रस्ताव आएगा तो बोर्ड द्वारा उस पर उचित कार्रवाई की जाए। ठीक महोदय, कब भेजा गया है? क्योंकि वहां तो मिला ही नहीं लोगों को कि वहां से प्रस्ताव है। महोदय, ये करीब 10 दिन पहले भेजा गया।
माननीय सदस्य है 10 दिन पहले क्यों भेजा गया? जुलाई 2000 में प्रस्ताव आया है, इसलिए भेजा इतनी गया देर क्यों हुई? कि हमने अपने उत्तर में बताया है कि एक तो जिनको प्रधानाचार्य जो सदर मुदर्रिस जो भी है बनाया गया, उनकी प्रोन्नति नियमानुकूल नहीं थी। उनसे वरीय शिक्षक उपलब्ध थे, लेकिन उनके दावे को नज़रअंदाज करते हुए कनीय शिक्षक को हेडमास्टर बना दिया गया, इसलिए उनके दावे को खारिज किया गया। ये सब प्रक्रिया और जांच में प्रतिवेदन मंगाने में समय लगता है। और दूसरी बात कि सीधे हाफिज से फाजिल में प्रोन्नति दी गई दूसरे शिक्षक को, जबकि बीच में मौलवी और दूसरे पद भी सोपान हैं, सीढ़ी है, उससे होते हुए ही वहाँ जा सकते हैं, इसलिए नहीं मांगा गया। और इन सब चीज़ों की गहराई से जांच में वक्त लगता है। था कि श्री नैयर आजम को हाफिज से फाजिल के ओहदे पर प्रोन्नति देने का प्रस्ताव वहां की मैनेजिंग कमेटी ने भेजा है। तो हाफिज चूंकि वो सहायक शिक्षक हैं, तो सहायक शिक्षक को प्रोन्नति दिया जा सकता है, हाफिज को मौलवी के ओहदे पर या आलिम के ओहदे पर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? महोदय, प्रोन्नति तो दिया ही जा सकता है, लेकिन हाफिज से फाजिल के बीच में 2 सोपान सीढ़ी स्टेप्स और भी हैं, वो हैं मौलवी के और आलिम के। आप हाफिज से मौलवी बनेंगे, मौलवी से आलिम बनेंगे, तब आप फाजिल बनेंगे। और ये सीधे हाफिज से फाजिल में चले जा रहे हैं। से अब हो गया, इतना स्पष्ट जवाब आया है। नहीं सर, एक पूरक सर, सवाल यह पैदा होता है कि हाफिज से अगर फाजिल पर प्रोन्नति दी जा रही है तो उसके एक्सपीरियंस की वजह से नहीं, जो मौलवी है उसने अपनी डिग्री नहीं बढ़ाई सर, जो आलिम है आलिम। सर एक मिनट सर, पूरे राज्य की समस्या है सर, पूरे राज्य की समस्या है सर। मैं कह रहा हूं कि हाफिज को जो परमिशन होता है तो वो उनके कार्यकाल की वजह से नहीं, उनकी डिग्री की वजह से। तो मामला यह है कि मौलवी जो है उसने आलिम किया नहीं, जो सर टेक्निकल मामला है, जो आलिम है उसने अपनी डिग्री बढ़ाई नहीं, और हाफिज ने मदरसा बोर्ड का परमिशन लेकर के फाजिल किया, एमए किया, तो उसको परमिशन देने में क्या दिक्कत है? आप तो इसको बात को स्वीकार कर रहे हैं कि फाजिल को डिग्री दी। श्री अजीत कुमार सिंह, महोदय अख्तरुल ईमान जी, अभी तो हमने सिर्फ नियम का हवाला दिया था। बाकी अगर आप इतनी बात कह रहे हैं तो आप सारी सूचना दीजिएगा, अलग से भी हम गुंजाइश देखेंगे, तो सीधे बात न करनी चाहिए। श्री अजीत, अब बैठ जाइए, माननीय सदस्य बैठ जाएं, दूसरे की भी चिंता करें। माननीय सदस्यगण, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज भी 100% प्रश्नों का जवाब आया है, 100%। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य भागीदारी कर सकें सदन में, थोड़ा ये ध्यान में हम सबको रखना है और सहयोग करना है। श्री अजीत कुमार सिंह, माननीय सदस्य। हेलो पूरक पूछिए, उत्तर। हाँ, पूरक ही पूछ रहा हूं महोदय। मेरे सवाल का जो जवाब आया है उसमें लिखा हुआ है कि नया निबंधन कार्यालय खोले जाने हेतु निर्धारित मापदंड के समीक्षोपरांत डुमरांव अनुमंडल में नया निबंधन कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया जाएगा। पहला मेरा पूरक तो यह है कि निर्धारित मापदंड क्या है, मंत्री महोदय ये बताएं। दूसरा सुन लीजिए, एक और पूरक है, एक ही बार में बोल दीजिएगा। पहला तो पूरक यह है कि निर्धारित मापदंड क्या है। दूसरा यह है महोदय कि पूरे बिहार में 109 अनुमंडल है और रजिस्ट्री ऑफिस मतलब निबंधन कार्यालय की संख्या 124 है। जहां तक मैं समझता हूं कि बक्सर जिला में 11 प्रखंड है, जिसमें डुमरांव अनुमंडल के तहत 7 प्रखंड आते हैं, लेकिन बक्सर जिला में निबंधन कार्यालय है और डुमरांव अनुमंडल जिसके अंतर्गत 7 प्रखंड आते हैं, वहां पर निबंधन कार्यालय अभी तक नहीं है।
तो पूरक सवाल ये है, सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है कि जब हम सवाल हमने पूछा तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई आरटीआई का जवाब मांग रहे हैं। ये विधानसभा है और यहां तो पूरी तैयारी करके आनी चाहिए, इसलिए मानदंड बताएं और ये बताएं कि कब तक खोलेंगे, कब तक, ये नहीं कि किया जाएगा, बहुत फ्यूचर टेंस में दे रहे हैं। माननीय मंत्री, हाँ बताइए। देखिए, इसमें 3 मापदंड होते हैं। पहला कि राजस्व संग्रह कम से कम वहाँ पर उस जगह पर 8,000 करोड़ का होना चाहिए। दूसरा कि वहाँ पर कम से कम नहीं, उसमें 8,000 दस्तावेजों की संख्या होनी चाहिए। दूसरा कि राजस्व संग्रह कम से कम 4 करोड़ होने चाहिए। और तीसरा कि अनुमंडल जो मुख्यालय है वहाँ से दूरी 15 किलोमीटर की होनी चाहिए। तो आपने जो अपना प्रश्न किया और जो सुझाव दिया है उसमें करीब करीब तीनों आहर्ताओं को ये जगह पूरा करती है। तो इसलिए हमने कहा है कि चूँकि अभी विभाग का सारा जो एनर्जी है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं राजस्व संग्रह में, क्योंकि राजस्व संग्रह की कमी है जिससे सरकारें चलती हैं, तो इस पर हम ज़रूर सहानुभूतिपूर्वक से विचार करेंगे। लेकिन पिछले 1 साल में कोविड की वजह से हम लोगों ने कहीं भी इस तरह का निर्णय ले लिया है कि नए हम लोग ऑफिसेस खोलेंगे, लेकिन आहर्ता पूरी की जा रही है और हम जरूर सहानुभूतिपूर्वक अगले वित्तीय वर्ष पर इस पर विचार करेंगे। इस तरह के और भी प्रस्ताव माननीय सदस्यों से हमें मिले हैं जिन पर हम आवश्यकता अनुसार कार्रवाई। चलिए, सकारात्मक जवाब है माननीय सदस्य, तो आपका जवाब दे। महोदय एक पूरक है मेरा, महोदय एक पूरक है, पूरक ही है। अब इसके बाद क्या है महोदय, सुन लीजिए, कर रहे हैं कि महोदय सुन लिया जाए, महोदय सुन लीजिए। हाँ, पूरक ये है कि अगर डुमरांव अनुमंडल इनके तीनों अहर्ताओं को पूरा करता है, संग्रह में कोई कमी नहीं है, इसलिए कि 11 प्रखंड जो बक्सर जिला में, महोदय सुन लिया जाए, उसमें 7 प्रखंड डुमरांव अनुमंडल का सकारात्मक जवाब दिया। नहीं, सकारात्मक नहीं है। अगर बैठ जाइए, उसका जरूरत नहीं है। छोटे लाल राय पूछता हूं, बैठ जाइए, बोले छोटे लाल राय जी। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, जवाब सकारात्मक आ गया प्रश्न का, उसके बाद कोई पूरक नहीं है, बैठिए। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि उच्च विद्यालय खानपुर में 9 कमरे हैं, जिसमें 3 पक्का एवं 6 हमें सभी सदस्यों के माननीय, हाँ, इस विद्यालय में खपरेल भवन बैठ जाइए, कमरे की नहीं बैठ जाइए, मरम्मती बैठ जाइए। इसे विद्यालय विकास कोष की राशि से मरम्मती हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है और विद्यालय के 4 दीवारी निर्माण हेतु मनरेगा से कराने का जिला पदाधिकारी सारण को कहा गया है। दूसरे रहमत बालिका उच्च विद्यालय मस्तीचक में कुल 9 कमरे हैं, जिसमें से दो कमरे में मरम्मती की आवश्यकता है। 5 कमरे में पठन पाठन संचालित है, 1 कमरा कार्यालय तथा 1 कमरा स्टोर रूम के रूप में उपयोग में आ रहा है। 2 जर्जर कमरों की मरम्मती हेतु विद्यालय विकास कोष से कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण को दिया गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, जितने भी जगह हाई स्कूल हैं सबका स्थिति बहुत जर्जर है। हम आग्रह करेंगे कि मरम्मती का कार्य नहीं, वहाँ नया भवन बनाने का व्यवस्था किया जाए। आग्रह हमारे माननीय मंत्री जी से है कि उसमें जो भी 2 विद्यालय का हम प्रस्ताव 2 का, इसके पहले भी 2-3 विद्यालय का हम लोग दिए थे, हाई स्कूल को पहले प्राथमिकता देके सभी में भवन निर्माण कराने की कृपा की जाए। ठीक, माननीय मंत्री जी ग्रहण कर लीजिए। माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, हम लोग इस पर जरूर विचार। ठीक है। श्री कुमार कृष्ण मोहन उप सुदय यादव, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि हरना खास महादलित टोला में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 10 डिसमल भूमि उपलब्ध है।
विभागीय प्रावधान के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु कम से कम 20 डिसमिल भूमि होनी चाहिए। उक्त भूमि पर रास्ता भी नहीं उपलब्ध है और इसी कारण विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कराया जा सका है। वर्तमान में विद्यालय का संचालन सामुदायिक भवन में चल रहा है। मानक के अनुरूप जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण करा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर्याप्त, चूंकि वो पूरा जो टोला है महादलित महोदय, वो पूरा माने सरकारी जमीन पे बसा हुआ है, वहाँ जगह का कोई अभाव नहीं है महोदय। स्वयं हम उसका मतलब अपने से जाके देखे भी हैं और उसके लिए जहाँ तक बताया जा रहा है माननीय मंत्री महोदय का मुताबिक कि 10 डिसमिल, और 10 डिसमिल ही नहीं, मैंने पूरा जमीन, आम लोग दिए हैं जमीन, लेकिन उसके अलावा सरकारी जमीन भी वहाँ उपलब्ध है महोदय। आप उपलब्ध करवा दें? नहीं, पर्याप्त वहाँ जमीन उपलब्ध है महोदय। महोदय, जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ये खुद गए हैं स्थल पर और इन्होंने खुद देखा है, और हमें तो रिपोर्ट में आया है कि वहाँ विद्यालय के नाम से 10 डिसमिल ही जमीन उपलब्ध है, तो आप निश्चित उसकी विशिष्ट सूचना हमको लिख के दे दीजिए। हम जांच करा के अगर होगा तो निश्चित बनवा। ठीक है, चलिए। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, चूंकि पिछले बार भी हमारा एक सवाल था तो उसमें जवाब दिया नहीं, माने जब सदन को अधिकारी लोग जब गलत जवाब देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है महोदय, और लगातार इसी तरह का जवाब आता है, तो हम माननीय मंत्री महोदय से हम अपेक्षा करते हैं कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। माननीय मंत्री जी ने तो आप ही को कह दिए कि आप उपलब्ध करा दें, प्रामाणिकता आएगा तो हम तो कराएंगे ही। ठीक है, श्री बागी कुमार वर्मा। महोदय, एक चीज और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं माननीय सदस्य को कि वहाँ के अधिकारी ने रिपोर्ट दिया है कि विद्यालय के नाम से 10 डिसमिल जमीन उपलब्ध है। अगर आप प्रमाण सहित यह हमें बता दें कि उस विद्यालय के नाम से 10 डिसमिल से अधिक और भी जमीन उपलब्ध है विद्यालय के नाम से, जरूर उस रिपोर्ट भेजने वाले पदाधिकारी पर हम कार्रवाई करेंगे। अब हो गया, बहुत अच्छा। श्री हरि नारायण सिंह। मेरा पूरक है महोदय। श्री बागी कुमार वर्मा। हाँ जी, पूरक पूछिए। महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो जो प्राथमिक विद्यालय है, बच्चे वहाँ पेड़ पर बैठ के पढ़ते हैं, तो समय सीमा बता देंगे कितना दिनों में उस विद्यालय को बनवाने का कृपा। माननीय मंत्री जी। महोदय, इसको अगले वित्तीय वर्ष में हम बनवा लें। ठीक। श्री हरि नारायण सिंह। प्राप्त है और उत्तर से भी मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, उन दोनों विद्यालय में 10 वर्ष पूर्वी से भवन बना हुआ था, आखिर प्रश्न करने पर ही उत्तर मिला पॉजिटिव, तो 10 वर्ष से सरकार क्या कर रही थी, क्यों नहीं उनको कोर्ट दे रही थी, ये प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय, उन्होंने माननीय हरि नारायण बाबू ने तो दोनों बात कह दी कि सरकार का उत्तर न सिर्फ सकारात्मक है, बल्कि उन्होंने जो प्रश्न किया था, जो वो चाह रहे थे, वो हम कर चुके हैं और उनको इस बात की सूचना दे रहे हैं कि सरकार ने उनकी इच्छा पूरी कर दी है। अब 10 बरस पहले सरकार ने क्या नहीं किया, हम समझते हैं कि ये तो हमसे बेहतर वो खुद जानते हैं। वो प्रश्न पहले किए रहते तो और पहले हो जाता। नहीं महोदय, पहले वो प्रश्न करने के नहीं, उत्तर देने की स्थिति में थे। जी। श्री पवन कुमार यादव। माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। खंड 2 उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि भागलपुर जिला अंतर्गत सनौला प्रखंड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी भागलपुर से प्रस्ताव की मांग विभागीय पत्रांक 1579 दिनांक 25/11/21 द्वारा की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि
उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। सरकारी भूमि है सर हमारे यहाँ। ठीक। श्री कुंदन कुमार। तब माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राजकीय मध्य विद्यालय जवाब आपका दिया हुआ, पूरक पूछे। जवाब महोदय जवाब नहीं मिला। तो शुरू में ही कह दिया है। जवाब सारे प्रश्नों का दिया हुआ है, जितने प्रश्न हैं सभी का उत्तर दिया हुआ है। नहीं, जवाब मैं देख नहीं पाया, मुझे मिला भी नहीं है। एक बार पढ़ दिया जाए। राजकीय मध्य विद्यालय रघुवर नगर स्टेशन रोड लहेरी धर्मशाला के प्रांगण में संचालित है। खंड 2। उक्त विद्यालय में 2 वर्ग कक्ष और 10 शिक्षक और 235 छात्र छात्राएं हैं। मध्य विद्यालय वार्ड नंबर 3 में मात्र 6 वर्ग कक्ष है। यहाँ कुल 520 छात्र छात्राएं नामांकित हैं एवं कुल 16 शिक्षक पदस्थापित हैं। उक्त विद्यालयों में वर्ग कक्ष के अभाव के कारण वहाँ शिफ्ट करना उचित नहीं होगा। दूसरा, मध्य विद्यालय BSS कॉलेजिएट में 9 कमरा उपलब्ध है और चूंकि महोदय दोनों की दूरी समान है, अतः मध्य विद्यालय रघुवर नगर को उक्त विद्यालय यानी BSS कॉलेजिएट में 1 सप्ताह के अंदर शिफ्ट करा दिया जाएगा। धन्यवाद मंत्री। जैसे मुकेश कुमार रोशन। महुआ के मिर्जानगर हाई स्कूल में भवन लगभग 12 वर्षों से लंबित है। स्कूल के अधूरे भवन के निर्माण में लगभग 26 लाख में से मात्र 18 लाख 20 हजार रुपया जो है वो संवेदक को दे दिया गया। आज तक उसके बावजूद भवन में ना तो प्लास्टर हुआ, ना खिड़की लगा, ना रंग रोगन हुआ है। क्या दोषी पदाधिकारी पर माननीय मंत्री महोदय कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, उन्होंने प्रश्न में ही कहा है कि जितना काम हुआ उसका पेमेंट हुआ और बाकी राशि फिर वापस सरकार के खाते में जमा कर दी गई। बाकी बचे हुए काम निर्माण कार्य पूरा करने में विलंब अवश्य हुआ है, लेकिन बचा हुआ काम हम अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करा दें। ठीक। श्री विनय कुमार। पूरक पूछिए। पलवारा पंचायत में 12 में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने की जो इसमें उत्तर आया कि 1 किलोमीटर के अंदर है, इसलिए नहीं खोला जाएगा। तो महोदय, जहाँ पे 86 में 12 में जो नामांकन है, उस 12 के माध्यमिक विद्यालय 86 में 12 के सभी बच्चों का, वहाँ पे 580 बच्चे हैं। वहाँ पे शिक्षकों की 9 संख्या है, जबकि सरकार का मानक है कि 40 बच्चे पे 1 शिक्षक होना चाहिए। तो उस समय वहाँ पे 15 शिक्षक होनी चाहिए, जबकि 9 है। और हमको ये सरकार से पूरक पूछना है कि क्या अगर उस गांव के जनसंख्या ज़्यादा है तो ये मानक 1 किलोमीटर के अंदर भी विद्यालय खोलने पे विचार रखती है या नहीं? क्योंकि आज 4 साल के बच्चे जो हैं नौनिहाल 1 किलोमीटर जाते हैं तो उस समय सड़क दुर्घटनाएं होती है, ये होती है। तो उस गांव में भी विद्यालय खोलने पे मानक में सुधार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? क्योंकि अब 4 साल के बच्चे आपका पूरक का जवाब सुनिए ना। जी पहले बोल दे सर, इसीलिए बोले कि एक तो वहाँ पे संसाधन की कमी है कि जो 40 आपका शिक्षा विभाग का मानक है उसके अनुसार वहाँ तो नहीं तो शिक्षक हैं, नहीं जगह है। तो इस पे विचार रखती है कि नहीं, तो 12 में भी कैसे विद्यालय खुलेगा, ये सरकार बतलाने की कृपा करें। महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक पूछा है उसके 2 अंश हैं कि एक तो कि 1 किलोमीटर के अंदर में खोलने का विचार रखती है कि नहीं। तो अभी 1 किलोमीटर के अंदर खोलने का विचार नहीं है, इसलिए कि अभी जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत भी जो पूरे देश में जो नीति लागू है और बिहार में भी हम लोग अभी लक्ष्य रखा है कि 5 किलोमीटर पर उच्च विद्यालय, 3 किलोमीटर पर मध्य विद्यालय और 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय अगर नहीं है तो हम लोग नया खोलते हैं। और जहाँ तक जो ये 12 में खोलना चाह रहे थे
और हमने कहा कि वहाँ के बच्चे चांसी में नामांकित हैं, जो 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर है। और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर वहाँ छात्र छात्राओं की संख्या अधिक है और मानक के हिसाब से वहाँ और अधिक शिक्षकों की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए, तो वो अभी पंचायत चुनाव खत्म होता है, हम लोग 1 सवा लाख शिक्षक बहाल कर रहे हैं, उसमें उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई कर देंगे। ठीक। श्री ललित कुमार यादव। महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर है, ये 2 विद्यालय का मात्र हम प्रश्न पूछे हैं। ये सदर प्रखंड के ठकुरनिया अदलपुर, दोनों में इन्होंने स्वीकार किया है कि भूमि उपलब्ध है। एक तो जर्जर भवन है महोदय 14 साल से। हम सवाल है, 2 प्रश्न है महोदय, 2 स्कूल का मात्र है। हम माननीय मंत्री जी को अपने ही क्षेत्र में 100 विद्यालय का नाम गिनाते हैं जो अति पिछड़ा और दलित के बस्ती में है, और 15 साल से महोदय इन्होंने भवन नहीं बनाया है, और जहां भवन बना हुआ है जर्जर है, और वो दोनों विद्यालय को बोलते हैं कि हम दूसरे जगह से टैग कर दिए हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि 1 किलोमीटर पर हम विद्यालय खोलेंगे, दूसरी तरफ महोदय इनके जवाब में पूरक क्या है? पूरक पूरक ही पूछ रहा हूं। हाँ बोलिए। ये सरकार की नीति कह रही है कि 1 किलोमीटर पर हम खोलेंगे, और ये हम कह रहे हैं कि सैकड़ों विद्यालय का हम अपने क्षेत्र में नाम बताते हैं जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय काकड़घट्टी उर्दू, प्राथमिक विद्यालय राम बरे, मनीगाछी में सोना टोली बाजुदपुर, अनेक सैकड़ों विद्यालय है महोदय। आप बोले तो हम पढ़ दें, तो सरकार एक तरफ कहती है 1 किलोमीटर, और जहां भवन बना हुआ है जर्जर है महोदय, जहां भवनहीन है। इन्होंने तो सकारात्मक जवाब दिया है कि महोदय हम सकारात्मक जवाब हम भी देखे हैं, अब बताइए, हम पढ़ के आपको सुना दें। महोदय हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन्होंने 5 साल में भवनहीन विद्यालय, आप लास्ट वाला पढ़ दीजिए, ने क्या दिए हैं जवाब? महोदय लास्ट वाला पढ़ दिए, कुछ नहीं है इनका, मिला जिला के 0 है। इन्होंने तो कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। नहीं महोदय, प्राथमिकता ये बता दे कि 10 साल में प्राथमिकता के आधार पर कितने विद्यालय बिहार में निर्माण कराए, बता दिए। आपका जवाब तो सकारात्मक दिए हैं। क्या सकारात्मक है? 15 साल से एक विद्यालय नहीं, सरकार कहती है कि हम 1 किलोमीटर पर विद्यालय खोलेंगे। हम कह रहे हैं जहां विद्यालय खुला हुआ है इन्होंने बंद करके दूसरे जगह टैग कर दिया है। हम सैकड़ों विद्यालय अपने यहाँ उदाहरण, और बिहार में लाखों विद्यालय। संक्षिप्त में महोदय मेरा कहना है कि बिहार में जितने भवनहीन विद्यालय और जर्जर भवन है, सरकार समय सीमा बतावे कितने दिन में ये निर्माण करा देंगे। महोदय, सबसे पहली बात तो माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, इसमें सिर्फ उन्होंने 2 विद्यालयों की चर्चा की, तो अभी तो हम उन्हीं 2 विद्यालयों के बारे में स्थिति आपको बता सकेंगे। अगर आप पूरे बिहार के बारे में जब प्रश्न पूछिएगा तो पूरे बिहार की स्थिति बता देंगे। और अभी इन 2 विद्यालयों में हमने स्वीकार किया है कि भवन की स्थिति अच्छी नहीं है। इन दोनों विद्यालयों में भवन की स्थिति अगले वित्तीय वर्ष में हम अच्छी बना देंगे। ये बोल रहे 2 विद्यालय, हम कह रहे सैकड़ों विद्यालय मेरे विधानसभा में, और राज्य में कम से कम लाखों विद्यालय। आपका दोनों का पहले सरकार का नीति नहीं, सरकार मंजू अग्रवाल अब बोलिए। श्रीमती मंजू अग्रवाल जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। मैं पूरक पूछना चाहती हूँ कि भवन निर्माण बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, हमें वो भवन निर्माण कब कराया जाएगा, समय अवधि बता दें। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उक्त विद्यालय में 8 वर्ग कक्ष का निर्माण स्वीकृत है, जिसके अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। पूरी होते ही अगले वित्तीय वर्ष में ये काम पूरा करा दिया जाए। चलिए, श्री सत्यदेव राम।
पूछना नहीं है, पूरक पूछिए। नहीं आया है उत्तर में। नहीं, उत्तर पहले से दिया हुआ है, मेरे पास नहीं आया है। हम इसीलिए कहें कि सभी माननीय सदस्य अपने पीए को थोड़ा प्रशिक्षित करें और जरूरत पड़ेगा तो मैं प्रशिक्षण भी दिलाऊंगा। प्रशिक्षित है और सर्च किया है, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं गया है। पढ़ दिया जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, माननीय मंत्री। आज आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि सिवान जिला अंतर्गत राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय सिवान स्वीकृत एवं संचालित है। वर्तमान में विधानसभा दरौली क्षेत्र संख्या 107 के दरौली, गुठनी और आंध्र प्रखंड में आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड का उपयुक्त खंड 1 में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। कब तक विचाराधीन रहेगा? अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में भूमि की उपलब्धता में इस पर विचार किया जा सकता है। चलिए, श्री सुदामा प्रसाद सकारात्मक जवाब दिए। बता ही तो दिया अगले वित्तीय वर्ष में। उपलब्धता के आधार पर बोले हैं, कब उपलब्ध होगी? आप जब क्या सीमा है? आप जब करा देंगे इनको, वो सीमा बताएं, हम उसमें उनको मदद करेंगे। हाँ, तो माननीय मंत्री जी देख लीजिएगा। श्री सुदामा प्रसाद, अब उनको आने दीजिए, समय पूछता हूँ। पूरक पूछिए। ये अब सुदामा जी का प्रश्न भी सुन लीजिए। आप नहीं चाहते हो सुदामा जी के प्रश्न का जवाब सुने? चलिए, अच्छा, माननीय मंत्री जी बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिए, आप उपलब्ध कराएंगे, दिखवा लेंगे। माननीय मंत्री जी फिर दोहरा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति काम कर रही है और आने वाले समय में, बैठ जाइए, सुनिए, आने वाले समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को निर्देशित किया है कि हम लोग ऐसे ब्लॉक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 50,000 की संख्या में है उनकी, वहां पर हमारी सरकार आवासीय विद्यालय बनाने जा रही है। आप आने वाले समय में देखेंगे कैसे 90 और 100 आवासीय विद्यालय बनेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब सुरक्षित हुआ है, आप इस अब चलिए, अब बनाएंगे। अब तो उनको सुदामा जी की बात को सुना। बोलिए पूरक, सुदामा जी। ये के प्रति सुदामा भाव रखते हैं, लेकिन सत्यदेव जी सुदामा जी के प्रति कृष्ण भाव नहीं रखते हैं। तो ये लिखा गया है जवाब में कि पेड़ नहीं कटा इसीलिए पैसा लौटा दिया गया। तो हमारा तो प्रश्न है कि माने पूरक क्या है? पूरक यही है कि माने भवन बनेगा कि नहीं बनेगा, स्कूल भवन। माने ये इसका जवाब दें मंत्री जी कि उसका क्या हल है? हम इसमें चूंकि माननीय सदस्य के क्षेत्र का मामला है, हम इसमें आपका सहयोग भी चाहते हैं कि वहाँ जो कुछ विवाद है पेड़ के कारण, जिसके कारण गांव में भी 2 ग्रुप बन जाता है, जो हमें सूचना दी गई है, आप हमें सहयोग करिए, उस विवाद को सलटा दीजिए, हम निश्चित बनवा देंगे। चलिए, श्री अख्तरुल इमाम, उत्तर पूरक पूछिए। नहीं मिल पाया जवाब सर, मुझको जवाब नहीं मिल पाया सर, इसीलिए बोल रहा हूं। आप तो इससे डिजिटल से तो जुड़े हुए हैं। हाँ सर, जुड़ा हुआ हूं सर, नहीं मिल पाया था किसी वजह से। पढ़ दिया जाए माननीय मंत्री जी। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु 6ठे चरण की कार्रवाई चल रही है, जो वर्तमान में पंचायत चुनाव 2021 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण स्थगित कर दी गई है।
आचार संहिता समाप्ति के उपरांत नियोजन की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। तत्पश्चात प्रश्नगत विद्यालय में शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाएगा। सर, हफनिया हाई स्कूल बहुत ही इंटीरियर में है और लगभग 40 किलोमीटर के दरमियान में कोई पुल नहीं है वहां तक जाने के लिए। और महोदय, वहां पर 500 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां हैं और सिर्फ 2 शिक्षक हैं। तो मैं माननीय मंत्री से ये कहूंगा कि फौरी तौर पर प्रतिनियुक्त करने का कोई विचार रखते हैं वहां के बच्चों की सुविधा के लिए। और एक सवाल उससे और भी पूछूंगा सर, कि शहरी क्षेत्र में जहां आवागमन में आसानी है वहां पर पर्याप्त शिक्षक हैं, और जहां जो इंटीरियर है, जहां लोगों को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, वहां पर शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि क्या सरकार प्रतिनियुक्ति के सिलसिले में भी अपना कोई प्रोग्राम पॉलिसी रखती है? कहीं स्कूल में 8 टीचर है, कहीं 2 टीचर है, क्या? माननीय मंत्री जी। नहीं महोदय, माननीय सदस्य प्रतिनियुक्ति की बात कह रहे हैं, वो तो अस्थायी व्यवस्था होती है, और हमने तो पंचायत चुनाव की बात कही है। महीने 2 महीने में यही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर चूंकि शिक्षकों की कमी हम खुद मानते हैं, सरकार मानती है, इसीलिए 1.25 लाख शिक्षक और उधर भी लगभग हम लोग 30,000 शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से पद खाली हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही हम शेष नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और आपकी बात से हम सहमत हैं कि वहां पद खाली है, वहां निश्चित रूप से शिक्षकों की नियुक्ति पदस्थापन कर दी जाएगी। श्री विजय कुमार। एक अंतिम पूरा है सर, अंतिम पूरा सर, प्लीज सर, एक अंतिम पूरा है सर। 3 हो गया। चलिए श्री विजय कुमार। ऑनलाइन उत्तर असंतोषजनक है। मैंने शेखपुरा जिला में जहरीली शराब की बिक्री और उसके पीने से गरीब लोगों की मृत्यु के संबंध में प्रश्न किया था, लेकिन इनके उत्तर में पूरे राज्य का एक रटा रटाया सामान्य आंकड़ा दे दिया गया। उदाहरण स्वरूप निप्पू कुमार, पिता गोवर्धन प्रसाद हुसैना। पूरक क्या है आपका? पूरक सीधे पूछे, समय कम है। माननीय सदस्य बार बार आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य। शेखपुरा की मौत हो गई, प्रशासन इस पर लिपा पोती कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की रही है। पूरक पूछिए ना। हम आपके माध्यम से चाह रहे हैं जी कि कब तक दोषी पदाधिकारियों एवं शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है? वहाँ से जो जिला प्रशासन से रिपोर्ट प्राप्त है उसके अनुसार एक पुलिस पदाधिकारी का इस दौरान 2016 के बाद से जब नीति लागू की गई शराबबंदी की, तो उसका डिसमिसल भी हुआ है, और 3 पदाधिकारियों पर अभी विभागीय कार्रवाई चल रही है। उसके अतिरिक्त उसी जिले में मैंने खंड क में लिखा है कि जब से नीति लागू हुई और कानून बना, तब से उस जिले में 8,101 छापामारी की गई, 980 अभियोग दर्ज किए गए, 859 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, 149 के विरुद्ध फरार अभियोग तथा कुल 69,032 लीटर चुलाई शराब, 799 लीटर अवैध देशी शराब, मसालेदार देशी शराब 8,046, ये सब आदि बरामद हुए। इसके प्रासंगिक अवधि में कुल 37 वाहन भी जब्त किए गए। तो उस जिले में कार्रवाई लगातार हो रही है, और जो कमी अगर प्रशासनिक तौर पर देखी जा रही है तो वहाँ पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी हो रही है। श्री अरुण शंकर प्रसाद, पूरा पूछिए। इसमें उत्तर में बिहार विश्वविद्यालय के कुल के द्वारा बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से विलंब हुआ है। राशि प्रयोगशाला की है और उसके क्रय में विलंब का कारण कोविड-19 को बताया गया है, जबकि कोविड-19 स्वयं स्पष्ट है कि 2019 के दिसंबर में आया है। ये राशि महोदय 2018 की है, और 2018 से आज तक वो बैठे हुए थे, और 1 करोड़ रूसा की राशि प्रयोगशाला के लिए क्रय के लिए था बच्चों का, और वो बच्चा प्रयोगशाला में बिना उपकरण के काम करते रहा, लेकिन वो खरीद नहीं कर सका। इसलिए मेरा है उसमें प्रश्न है महोदय कि विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी पर कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय? हम जो इसके विलंब के लिए, हालांकि खुद माननीय सदस्य ने कहा है
कि ये राशि 2018 की राशि है, फिर इसका प्राक्कलन बनते अप्रूवल होते 2019 आ गया और उसके बाद फिर कोविड का दौर शुरू हो गया, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य जिम्मेदारी से कह रहे हैं तो हम इसकी मुख्यालय के अधिकारी से जांच करा लेंगे और अगर कोई दोषी होंगे तो कार्रवाई करेंगे। ठीक, श्री संजय सरावगी। 5 साल पहले +2 का भवन बन के तैयार हो गया अध्यक्ष महोदय, और अभी तक वहां नामांकन प्रारंभ नहीं हुआ है +2 में। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि नामांकन कब से प्रारंभ होगा और जो कोड मिला वो कब मिला, ये मैं जानना चाहता हूं। और अभी तक नामांकन प्रारंभ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसमें कौन है दोषी? और ये कोड मिला तो कब मिला? 15 में भवन बन के तैयार हो गया 1,15,00,000 का। माननीय मंत्री, कोड तो महोदय हमने अभी दिया है उनको। ये माननीय सदस्य का कहना सही है कि कोड मिलने में विलंब हुआ है, जिसके कारण नामांकन में भी विलंब हुआ है। कोड मिल गया है, अब जैसे ही बच्चे आएंगे नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बस मेरा एक पूरक है। 5 साल हो गया, पहले हम लोग प्रश्न लगाते थे भवन बन जाए, और लगातार 5 साल तक मैंने प्रयास किया। एक बस समयबद्ध जो है, समयबद्ध कार्रवाई जो है माननीय मंत्री जी, इसमें कब तक कराएंगे कार्रवाई दोषी पर, जरा बताएं। ठीक, हाँ, कोड मिल गया है, अब तो आगे की कार्रवाई में नामांकन होना है। बच्चे आएंगे, नामांकन होगा। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। माननीय सदस्यगण, आप सुन लीजिए, पहले हमारा प्रस्ताव तो सुन लीजिए। आज माननीय सदस्यगण, आप सबों के सहयोग से या सरकार की सजगता से शिक्षा विभाग का अल्पसूचित 100%, समाज कल्याण विभाग का अल्पसूचित 100%, 100%, परिवहन विभाग का 100% और तारांकित प्रश्नों का जवाब भी सभी विभाग का 100% 100% आया है। बहुत बहुत हमारी शुभकामना और धन्यवाद है। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। अब सुनिएगा तब ना। तो हम सुनते हैं, आप ही बोले। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव, माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 30 नवंबर 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री सत्यदेव राम, श्री महबूब आलम, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अरुण सिंह, श्री भूदेव चौधरी, श्री रामबली सिंह यादव एवं श्री अजय कुमार, श्री अजीत शर्मा। आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री कुंदन कुमार, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30 अक्टूबर 2021 की कार्रवाई में मारे गए बेगूसराय जिला के शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन जी को सरकार की तरफ से अनुग्रह राशि और निकटतम आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की मांग करता हूं। देखेंगे बाद में। श्री मोहम्मद कामरान, पुलिस व अपराधियों द्वारा मोहम्मद कामरान, आम जन, आप पढ़िए अपना ना, शून्यकाल में समय कम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेना है। नवादा जिले के जले हुए रिप्लेसमेंट ट्रांसफार्मर की किल्लत को देखते हुए नवादा जिला में एक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कार्यशाला खोलने की मांग करता हूं। श्री सूर्यकांत पासवान,
श्री सूर्यकांत पासवान, शून्यकाल के बाद बैठ जाइए। आज शून्यकाल के बाद बैठिए, आप बैठिए, चलिए आसन पर। सूर्यकांत पासवान, श्री समीर कुमार महासेठ, दिनांक 8/11/21 को अफसर कॉलोनी में गुलशन खातून की हत्या हो गई। अभी तक न अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और न ही वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लिया गया। श्री मिथिलेश कुमार, रतन गरीब परिवार के हत्यारों को पकड़ने परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने की मांग करता हूं। श्री मिथिलेश कुमार, आप पीछे मत देखिए, आगे पढ़िए, वो अपने दे देंगे लाइन आपको। दिनांक 13/12/2017 के अनुरूप बिहार के किसानों को भी ऊर्जा विभाग द्वारा भूमि का प्रतिपूर्ति भुगतान किया जाए। श्री आलोक कुमार मेहता, बिहटा अंचल के मौजा सिकंदरपुर परियोजना मेगा औद्योगिक पार्क निर्माण हेतु अधिग्रहित जमीन के मुआवजा राशि के भुगतान में भू अर्जन कार्यालय पटना द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया, जिसकी मुख्यमंत्री द्वारा जांच के आदेश के आलोक में कार्रवाई अपेक्षित है। मैं जनहित में उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। श्रीमती भागीरथी देवी, यह अध्यक्ष जी, आज गबनाहा प्रखंड में अपने के भिटिहरवा और मंगुराहा भिटिहरवा से होते हुए नरकटिया गए। ये रोड बन रहल बा, करोड़ों कई करोड़ के रोड हुजूर बन रहल बा, लेकिन जब बीच में बालू बंद रहे तो फिर ये कहाँ से बालू ले आके ये रोड माने बनावे के माने शुरू कैलक है लोग। ये ठेकेदार किसे न हुजूर सुन ले जाओ, ठेकेदार जौन बा ठेकेदार, वो ठेकेदार से जब पूछल जाता तो ठेकेदार एकदम इतना कड़ुआ जवाब देता रहे कि हम सब कुछ कर चुकल बानी, जहाँ जाए को श्री ललन कुमार, हम माननीय अध्यक्ष जी, हम मांग कर रहल बानी कि अपने ये कमेटी द्वारा, विधानसभा कमेटी द्वारा जांच किया रहा है। श्री ललन कुमार, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क निर्माण हेतु पीरपैती अंचल में हो रहे भूमि अधिग्रहण में NH 80 से सटे जमीन का मुआवजा वाणिज्यिक दर से देने की सरकार से मांग करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र, भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर विधानसभा के नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत के वार्ड नंबर 2 के बिहारी यादव पिता बंटी यादव की दिनांक 25 सितंबर 2021 को गंगा की धार में डूबने से मौत हो गई। अतः पीड़ित परिवार को 5 लाख सहायता राशि देने की मांग करता हूं। श्री हरिभूषण ठाकुर, मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिस्फी एवं रहिका प्रखंड के कई पंचायतों में जलजमाव के कारण सैकड़ों एकड़ भूमि में खेती नहीं होती है। वहां किसानों के लिए जलजमाव बहुत बड़ी समस्या है, सरकार इससे निजात दिलावे। श्री मनोज कुमार यादव, में स्टेडियम निर्माण कार्य कराने की मांग करता हूं। श्री महानंद सिंह, सरकार से उनकी संपत्ति की जांच कराने व खनन विभाग से तत्काल हटाने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, अब ये पढ़ लिए बैठ जाइए, दूसरे का नहीं, ये गलत है, नहीं कोई बात नहीं जाएगी संज्ञान में। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष महोदय, बिहार में महंगाई व लागत के अनुसार गन्ना मूल्य 400 रुपये हो, किसानों से जबरदस्ती घाटे वाली नील की खेती की तरफ बाढ़ व अधिक बरसात से नष्ट होने वाले गन्ना प्रभेदों CO 0238, CO 0118 की रोपाई
कराने पर रोक लगे। माननीय सदस्य, आसन की अनुमति के बिना बोलने से आपकी विशेष पहचान नहीं बनती है। माननीय दूसरे सदस्य की भी चिंता करें, जैसे आप अपना बात रखे दूसरा भी रख रहा तो सुने। श्री प्रणव कुमार, विषय आ गया। अरे आप बोल दिए, विषय आ गया, उस पढ़ने का मौका मिल गया। बोलिए प्रणव कुमार। अध्यक्ष महोदय, आप पढ़िए अपनी बात। मुंगेर के ऐतिहासिक किला जो मुंगेर की पहचान है, जीर्ण अवस्था में है तथा खंडित होने के कगार पर है, अतः सरकार से मुंगेर के ऐतिहासिक किला के जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं। डॉक्टर सत्येंद्र यादव। विद्यालय में विधि की पढ़ाई को पुनः आरंभ करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। चलिए धन्यवाद। 21 शब्द में है। श्री अजय कुमार। अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तथा स्वास्थ्य समिति से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवक के रूप में नियुक्ति करने की सरकार से मांग करता हूं। श्री सुधाकर सिंह। के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत ग्राम मचखिया में पुल के अधूरे निर्माण से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। सरकार वर्षों से लंबित अधूरा पुल निर्माण कराकर पूरा करावे। श्री वीरेंद्र कुमार। जिला अंतर्गत रोसड़ा नगर परिषद के सफाई कर्मी राम सेवक राम की मृत्यु की जांच अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से कराया जाए। धन्यवाद। 18 श्री भरत बिंद। श्री भरत बिंद। कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड के सवारगढ़ एवं चेनारी प्रखंड के गांव के बीच लांझी के बीच दुर्गावती नदी पर पुल नहीं रहने के कारण दोनों प्रखंड के लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। सरकार से मांग की जाती है कि जल्द से जल्द पुल निर्माण। श्री पंकज कुमार मिश्र। अंतर्गत शीतल केंद्र सीतामढ़ी के कैंपस में 30 साल पुराना सागवान एवं शीशम का लगभग 150 पेड़ बिना विभाग की अनुमति के पदाधिकारी द्वारा कटा दिया गया। मैं उक्त दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री मुरारी प्रसाद गौतम। अध्यक्ष महोदय, चेनारी विधानसभा अंतर्गत ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला परिसर मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, रोशनी, मोबाइल नेटवर्क, यात्री विश्राम गृह आदि से वंचित है, जिसके चलते पर्यटकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः रोहतासगढ़ किला परिसर में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार से मांग करता हूं। संदीप सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली को 2014 से लटका कर रखा गया है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद काउंसलिंग नहीं की जा रही है। सफल अभ्यर्थी अवसाद से ग्रस्त हो रहे हैं। बीएसएससी 2014 के लिए अविलंब काउंसलिंग की मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। घरों का पानी सड़क पर गिरने के कारण गांव से होकर गुजरने वाली ग्रामीण सड़कें जल्दी ही खराब हो जाती है। ग्रामीण सड़क निर्माण के क्रम में गांव के बीच पीसीसी ढलाई एवं दोनों तरफ नाली निर्माण प्रावधान की मांग सरकार से करता हूं। अरुण सिंह। माननीय उच्च न्यायालय पटना CWG नंबर 5887/2016 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/6/2019 के आलोक में प्रखंड सुजपुरा रोहतास धबई आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 47 पर सीता देवी को संचालन हेतु नियुक्त किया जाए। श्री सत्यदेव राम। सिवान जिला अंतर्गत दरौली विधानसभा जो जिले से 40 किलोमीटर दूर यूपी बॉर्डर पर है, पंचायत स्तर पर +2
होने से काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं पास करते हैं, मगर डिग्री कॉलेज नहीं होने से पढ़ाई छूट जाती है। अतः मैं डिग्री कॉलेज की स्वीकृति की मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, राज्य में बीपीएसएम के तहत 3 पदों में आईटी मैनेजर एवं कार्यपालक सहायक की सेवा अवधि 5 वर्ष पश्चात 2 पदों को लाभ देकर मानदेय बढ़ाया गया, परंतु आईटी सहायकों का नहीं। शासी परिषद की 24वीं बैठक के निर्णयानुसार बेल्ट्रॉन के पत्रांक MP 834/19 के अनुरूप आईटी सहायकों के मानदेय बढ़ाने की मांग करता हूं। श्री राकेश कुमार रोशन। अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिला अंतर्गत इस्लामपुर प्रखंड में बहने वाली जलवार नदी में चुल्हन बीघा के समीप छिलका का निर्माण और छिलका से पूर्व और पश्चिम में पैन की खुदवाई करवाने हेतु जनहित में सरकार से मांग करता हूं, जिससे कि उस इलाका के लगभग 1000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सके। श्री विनय कुमार। राशि से जीर्णोद्धार कराया गया, जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है। मैं उच्च स्तरीय जांच कमेटी से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं, संवेदक हो या पदाधिकारी। श्री मनोज मंजिल। कोइलवर भोजपुर स्थित प्रतिष्ठित तारामणि भगवान साव +2 विद्यालय को सरकार तोड़कर रोड बना दी है, जिसके कारण सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई 3 साल से बाधित है। अविलंब नए वर्ग भवन निर्माण करने की मांग रखता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। वर्तमान पंचायत चुनाव एवं आने वाले निकाय चुनाव में स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों कर्मचारियों के साठगांठ से एक खास वर्ग के विदेशी नागरिकों का मतदान सूची में नाम जोड़कर चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं। मतदाता सूची से ऐसे नामों को विलोपित करने एवं दोषी पर कार्रवाई की मांग सदन से करता हूं। श्री जयप्रकाश यादव। अररिया जिला में डीएपी एवं अन्य खाद की कमी के कारण मक्का की बुआई प्रभावित हो रही है और खाद की कालाबाजारी हो रही है। फलस्वरूप किसान ऊंचे दाम पर खाद खरीदने को विवश हैं। सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराकर किसानों की समस्याओं को दूर करें। श्री राम बिशुन सिंह। धन्यवाद। 14 शब्द के लिए श्री भूदेव चौधरी। अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत धुरैया प्रखंड के ग्राम जोगडिहा ग्रामीण पथ काफ़ी जर्जर है। आज़ादी के बाद कभी मरम्मती नहीं होना, वाहनों का परिचालन नहीं होना, तो राहगीरों को पैदल चलने में हो रही और सुविधा की वजह से उक्त सड़क को जनहित में प्राथमिकता के आधार पर अविलंब निर्माण कराया जाए। श्री मुकेश कुमार यादव। खासकर बाजपट्टी, नानपुर, बोखरा में कहीं खाद बीज नहीं है। किसान परेशान हैं, फलस्वरूप बुआई का समय निकलता जा रहा है। जनहित में सरकार से अविलंब खाद बीज आपूर्ति कराने की मांग करता हूं। श्री इजराइल मंसूरी। कुढ़नी सीवान तक का सड़क काफी जर्जर स्थिति में है, यथाशीघ्र बनवाई जाए। श्री निरंजन राय। जिला अंतर्गत गायघाट प्रखंड के भटगामा मधुरपट्टी घाट, लदौर के रजुआ टोला घाट एवं बेनीबाद मार्केट के बागमती नदी के ऊपर पक्का पुल नहीं रहने से सालों भर आम नागरिकों को दुर्घटना से बचाव हेतु उक्त स्थलों पर जनहित में अविलंब आरसीसी पुल का निर्माण कराया जाए। श्री अरुण शंकर प्रसाद। में 19/11/21 को पूर्णिमा स्नान के क्रम में पिंटू कुमार एवं प्रशांत कुमार पिठवा टोल की मृत्यु डूबने से हुई है। पुलिस एवं प्रशासनिक विफलता से घटना घटी। जांचोपरांत समुचित कार्रवाई एवं मृतक के आश्रित को मुआवजा देने की मांग सरकार से करता हूं।
श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, विगत 10 वर्षों से संगीत विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने के कारण हजारों शिक्षक संगीत के छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में रोजगार के लिए भटक रहे हैं। छात्र छात्राओं की समस्या को देखते हुए संगीत विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की कृपा करें। श्री गोपाल रविदास। पंचायत परसा फुलवाड़ी शरीफ में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग करता हूं। चलिए धन्यवाद। 11 से अमरजीत कुशवाहा। अब ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ली जाएगी। ठीक है, आप पढ़ दीजिए। 1 मिनट। बिहार में 1 मिनट सत्यदेव जी। ध्यानाकर्षण सूचना के बाद समय शेष रहेगा तो शेष को भी पढ़वा देंगे। चलिए अभी पढ़े ना। बिहार में पुलिस व अपराधियों द्वारा आम जनता और खासकर वंचित समुदाय के लोगों के ऊपर बर्बर हमले और हत्याएं आम बात हो गई है। समस्तीपुर में हाजत में सफाई कर्मी राम सेवक राम, अररिया में महादलित चंदेश्वरी ऋषिदेव, सुपौल में भूमि आंदोलन के नेता जोगेंद्र पासवान और मधुबनी में एक पत्रकार की हत्या सहित पूरे राज्य में ऐसे मामले में आबाद बढ़ोतरी हुई है। समस्तीपुर में नगर परिषद में कार्यरत मृतक राम सेवक राम सहित सफाई कर्मचारियों ने अपने 4 महीने के वेतन और पिछले 10 महीनों से पीएफ जमा नहीं होने के खिलाफ 29 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव अधिकारी के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। 31 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव के कहने पर पुलिस राम सेवक राम को उठाकर एग्जीक्यूटिव के चैम्बर में ले गई और वहां उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। पिटाई के कारण राम सेवक राम की स्थिति बिगड़ती गई। 3 नवंबर को उन्हें पीएमसीएच पटना लाया गया, लेकिन 5 नवंबर को उनका निधन हो गया। पोस्टमार्टम के बाद उनके मृत शरीर को एम्बुलेंस में डालकर पुलिस की गाड़ी के साथ रोसड़ा भेजा गया और पुलिस जबरदस्ती उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद पुलिसिया दमन का एक और चक्र, जहां पीड़ित पक्ष के 3 महिलाओं और 4 पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही 400 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। इस पुलिसिया दमन और क्रूरता से रोसड़ा के सफाई कर्मचारियों और दलित समुदाय के लोगों में भय का माहौल व्याप्त है और लोग सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि आज तक एसपी, डीएसपी, स्थानीय थाना प्रभारी और कार्यपालक अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः इस अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पर सदन का कार्य स्थगित कर बहस कराने की मांग करता हूं महोदय। माननीय सदस्य सुदामा प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें। महत्वपूर्ण सवाल। अब देखिए, आपकी विषय को रख लिए, अब थोड़ा सुदामा जी ध्यानाकर्षण बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िए, आप पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए बैठ जाइए। बिहार सरकार ने आपका सुदामा जी से क्यों इतना आप बैठिए, पढ़िए सुदामा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने, आप पढ़ते रहिए। बिहार सरकार ने 15 फरवरी 2022 तक 15 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि किसानों ने 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की रिकॉर्ड पैदावार की है। अभी कटनी शुरू हुई है और धान में नमी की मात्रा लगभग 22% है, जबकि केंद्र सरकार ने धान खरीद में 19% की अनिवार्यता तय की है। 1 क्विंटल धान पैदा करने में किसानों का लगभग 2500 रुपये खर्च होता है, जबकि केंद्र सरकार ने 1940
और 1960 रुपये धान का समर्थन मूल्य तय किया है। 80% खेती बटाईदार किसान करते हैं, लेकिन पुनः इस साल बटाईदारों से धान खरीद के लिए जमीन का खाता खेसरा मांगने की शर्त से धान नहीं खरीदने की मंशा जाहिर होती है, क्योंकि कोई भी भूस्वामी अपनी जमीन का खाता खेसरा नहीं देते हैं। अतः लोकहित में धान खरीद में नमी और खाता खेसरा की अनिवार्यता समाप्त करने, धान का समर्थन मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल करने, राज्य सरकार द्वारा धान खरीद पर प्रति क्विंटल 1000 रुपये बोनस देने तथा धान खरीद का समय 31 मार्च 2022 तक बढ़ाकर किसानों के संपूर्ण धान खरीदने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग। स्थानांतरित है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में राज्य के किसानों से धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम 1 नवंबर 2021 से चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया गया है तथा धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य सांकेतिक है, इसलिए किसानों के द्वारा क्रय केंद्रों पर रैयती एवं गैर रैयती किसानों के लिए निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान की अधिप्राप्ति करा सकते हैं, जो इस क्षेत्र के वास्तविक उत्पादन से अधिक न हो। किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम नमी की मात्रा तथा अन्य विनिर्दिष्टियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसका अनुपालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान में नमी की अधिकतम मात्रा 17% निर्धारित की गई है। कृषि लागत मूल्य एवं अन्य लागत खर्च के अवलोकन उपरांत भारत सरकार के द्वारा क्रमशः खरीफ एवं रबी विपणन मौसमों में उत्पादित खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर परिचारित किया जाता है। इसी क्रम में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए भारत सरकार के द्वारा धान साधारण का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर सूचित किया गया है। विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा समय समय पर नीति का निर्धारण किया जाता है। राज्यों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीतिगत निर्णय का अनुपालन किए जाने की बाध्यता होती है। भारत सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु अधिप्राप्ति पोर्टल में न्यूनतम अर्हताओं को शामिल कर केंद्रीय अधिप्राप्ति पोर्टल से जोड़ने की अनिवार्य बाध्यता की शर्त रखी गई थी, जिसके अनुपालन में किसानों की भूमि से संबंधित आंकड़े राजस्व विभाग के पोर्टल से प्राप्त कर अधिप्राप्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। गैर रैयत किसानों के लिए खाता खेसरा संबंधित आंकड़ों की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में राज्य के किसानों को आपात बिक्री की स्थिति से बचाने तथा बिचौलिए एवं व्यापारियों का अधिप्राप्ति कार्यक्रम में सहभागिता न हो, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम 1 नवंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक निर्धारित किया गया है। जहां तक धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रश्न है, यह भारत सरकार के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आता है। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कल तक पूरे बिहार में मेरी जानकारी के अनुसार 1,12,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। तो जो 17% नमी की अनिवार्यता है, वे माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि किस जिले में
मैं तो समझता हूं कि ये जो फर्जी धान खरीद हुई है, पहले के धान को इधर खरीद किया गया है, अभी 20% से ऊपर नमी है धान में। तो ये मंत्री जी बताएं कि 1,12,000 मीट्रिक टन जो धान की खरीद हुई है, किस जिले में कितने धान की खरीद हुई है और उसमें नमी की मात्रा क्या है। दूसरा मेरा पूरक कि ये जो बोल रही हैं कि बटाईदार का ये खाता खेसरा का नहीं है, लेकिन इलाके से सब जगह लोग कह रहे हैं कि खाता खेसरा मांगा जा रहा है, बिना इसके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है गैर रैयत किसानों का। तो क्या ये कोई निर्देश जारी करेंगी अपने माने जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग के। और तीसरा पूरक प्रश्न है कि 2006 से जब से बिहार में विपणन बाजार समितियों को भंग किया गया है, किसानों की दुर्दशा माने बढ़ गई है, कभी धान की खरीद नहीं हो रही किसान से, अभी किसानों से नमी के आधार पर नहीं लिया जा रहा। पूरक ये है कि मंत्री जी बताएं कि जो 2006 में भंग बाजार समितियां हैं, क्या सरकार उनको बहाल करने का फिर से विचार रखती है। और चौथा है कि एमएसपी का जो कानून है, बैठ जाइए तीन हो गया। अच्छा चलिए बैठिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अभी कल तक का जो रिपोर्ट है 1,16,611 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको जिला वाइज आंकड़ा भिजवा दूंगी। और जहां तक पोर्टल पर गैर रैयत किसानों का जो उसमें अंकित किया जाता है धान जमीन का उस खाता केसरा, वो अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, इनको मालूम होना चाहिए। और मैं आप सुन लीजिए पहले माननीय मंत्री का जवाब सुनिए। महबूब जी आप पुराने सदस्य हैं, आप बैठ जाइए। अभी आप सुनिएगा, जवाब सुन लीजिए पहले। धैर्य रखिए सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जो गैर रैयत किसान हैं, बटाईदार किसान हैं, उनका जो है पोर्टल पर जो खाता खेसरा अंकित करना था वो समाप्त कर दी गई है, ऑप्शनल है। यदि किन्हीं किसान के पास, गैर रैयत किसान के पास यदि है खाता खेसरा तो वो अंकित कर सकते हैं। यदि कहीं किसानों को यदि ये भ्रम है तो मैं फिर से सभी जिला में जो पैक्स हैं या व्यापार मंडल है वहाँ तक संवाद अपने पदाधिकारी के माध्यम से भिजवा दूंगा। और जिला वाइज चूँकि रोज आंकड़ा आता है, मैं माननीय सदस्य को आज ही भिजवा दूंगी। और जहाँ तक बाजार समिति का मामला है, बाजार समिति का तो ख़त्म कर दिया गया है। पैक्सों के माध्यम से और व्यापार मंडल के माध्यम से ये धान की अधिप्राप्ति की जाती है। इसमें कहीं भी किसी भी तरह का किसान को दिक्कत नहीं है। इस बार तो आप किसानों के लिए बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश के आलोक में विभाग ने निर्णय लिया कि हम लोग किन्हीं न किन्हीं कारणवश से दिसंबर में ये अधिप्राप्ति शुरू कर पाते थे, जो कि शाहाबाद के इलाके में दिसंबर में कटाई होती है। लेकिन कुछ इलाके हैं उस इलाके में लास्ट अक्टूबर माह में धान की कटनी हो जाती है। तो हम लोगों ने 1 नवंबर से और फिर 10 नवंबर से फिर 15 नवंबर से पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से अधिप्राप्ति की शुरुआत की है, ताकि जो हमारे छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, किसानों को बिचौलिए के माध्यम से औने पौने भाव में धान की बिक्री ना करना पड़े। ये सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार व्यवस्था किसानों के हित में निर्णय लिए। ठीक है, आप अभी महबूब जी बैठ जाइए सभी लोग। अभी पूरा प्रश्न मेरा। अरे महबूब जी पहले उठे हैं, बैठ जाइए। क्यों इतना आप लोग बैठिए। सुदामा जी आपका हो गया 3, अब आप बैठ जाइए। सुदामा जी बैठ जाइए, लीजिए आप महबूब। थोड़ा एक चीज का ध्यान रखिए माननीय सदस्य, एक तो महबूब जी नेता भी हैं, तो थोड़ा आप इनका भी तो इस तरह के सम्मान करिए। मेरा ये कहना है महोदय इस वक्त। लेकिन आप सुन लीजिए महबूब साहब, आपका साइन नहीं है। लेकिन फिर भी सुना जाए महोदय। अब नहीं कुछ कहना चाहते थे, इसलिए आपका साइन नहीं है, इसीलिए हमने आपको, तो इसलिए आप बैठ जाइए। अब बैठने अजय जी को बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये 1 नवंबर से धान की खरीद की बात जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया है, हम समझते हैं कि ये सत्य से परे है। इसीलिए कि हम लोग गांव में रहते हैं, क्षेत्र में घूमते रहते हैं, कहीं भी पैक्स के माध्यम से धान की खरीद समस्तीपुर जिले में तो कम से कम नहीं शुरू हुई है। तो जब शुरू नहीं हुई है तो धान के बारे में जो 1 लाख से ज्यादा के बारे में टन जो बताया गया कि खरीद हो चुकी है, वो किससे खरीदा गया है? वो तो डिटेल ये बात नहीं, मेरा गंभीर मामला है। मामला ये गंभीर है। किसान, 1 मिनट, किसान का धान नहीं खरीद हो रहा है और किसान का धान समय पर नहीं खरीद होगा। आज किसान 900 रुपया क्विंटल, 1000 रुपया क्विंटल बेचने को मजबूर है। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप जो है 1 नवंबर से जो आपने घोषणा किया खरीद हो रही है, तो आप जांच कीजिए, जो पैक्स नहीं खरीद रहा है क्या उसके ऊपर कार्रवाई कीजिएगा कि नहीं? ठीक है भाई वीरेंद्र जी। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है तब आपको बुलाएंगे। मंत्री जी एक बार सुन लीजिए सबका। आपके माध्यम से सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि धान अधिप्राप्ति का समय सीमा जो निर्धारण किया गया है वो समय सीमा 15 फरवरी तक है और लोगों का, किसानों का धान जो है जनवरी के बाद धान कटती है खेतों से। तो अधिप्राप्ति का हम चाहते हैं कि सरकार 15 मार्च तक अधिप्राप्ति का ये समय रखे। और दूसरा एक है जो बटाईदार है और बटाईदार से खाता खेसरा मांगा जाता है, उसकी पत्र निकलवा दे। कहने से नहीं होगा, सरकार का एक पत्र निकल जाए कि खाता खेसरा उन लोगों से, बटाईदारों से नहीं मांगा जाए और धान अधिप्राप्ति कराया जाए। हाँ बोलिए। केंद्र सरकार ने जो देश भर में मंडियों को खत्म करने का कानून था उसको वापस ले लिया है और पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मंडियों को खत्म करने का कानून अभी तक चल रहा है। तो क्या सरकार बिहार के अंदर भी एपीएमसी एक्ट को खत्म करके मंडियों को पुनर्बहाल करना चाहती है? महोदय, धान की खरीदारी में जो अनियमितता है, 1 सेकंड महोदय, वो इस कदर है, एक केंद्रीय मंत्रालय का रिपोर्ट है, कृषि मंत्रालय का, इसके मुताबिक पिछले साल देश के 43,35,000 पूछिए। पूरक है महोदय, बस एक लाइन है महोदय। 43,35,972 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक्री का फायदा मिला, जिसमें से बिहार के सिर्फ 1002 किसान शामिल थे। बिहार में पैक्स फेल्योर हो चुका है। अरबा उसिना के नाम पर, नमी के नाम पर किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। इसलिए मंडियों को पुनर्बहाल करने का विचार क्या बिहार की सरकार भी केंद्र सरकार के तहत चलते हुए करना चाहती है? जवाब इसका दिया जाए। बोलिए, आप बोलिए पहले ना। आप महोदय, सवाल तो हो रहा है, जवाब उचित नहीं मिल रहा है। सुदामा जी हैं मेरे लिए, वो तो बोल दिया, आप अपना बोलिए। लेकिन उन्होंने सवाल जो किया माननीय मंत्री जी से कि 1 लाख कुछ हजार मेट्रिक टन धान बिका, खरीद हुई, अधिप्राप्ति हुई, तो उसमें नमी कितना था और किस जिले में कितना खरीदा गया, इस सवाल को दबा दिया गया। ठीक, ये तो आप ये तो जवाब दे ही दिए सुदामा जी का। आपका क्या पूरक है? वही पूरक है आपका पूरा। ठीक, उस सवाल का जवाब नहीं मिला। मंत्री जी, आप बैठ जाइए। ने जो सवाल किया, मंत्री जी आप बैठ जाइए, सुन लीजिए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, अभी पूरक प्रश्न करके माननीय सदस्य अजय जी ने कहा कि समस्तीपुर जिला में खरीद नहीं हो रही है, 1 नवंबर से शुरू हुआ। हमने कहा कि चरणबद्ध तरीके से जिस जिले में धान की कटनी पहले होती है वहां के लिए किया गया था। पूर्णिया प्रमंडल और कोसी प्रमंडल में धान की कटनी लास्ट अक्टूबर में होती है, इसलिए 2 प्रमंडल में 1 नवंबर से शुरू किया गया। फिर 10 नवंबर को तिरहुत प्रमंडल, मगध और सारण प्रमंडल में किया गया। फिर 15 नवंबर से पूरे राज्य में धान अधिप्राप्ति की चरणबद्ध तरीके से अधिप्राप्ति के लिए तिथि निर्धारित की गई। तो हमने ये कहा कि 1 नवंबर से समस्तीपुर या अन्य जिले के लिए है। और दूसरी बात की अभी भाई वीरेंद्र जी ने कहा कि सभी जगह पत्र चला जाना चाहिए। ये तो पोर्टल पर ही लोड करेंगे, कृषि विभाग का पोर्टल है,
जो किसान धान बेचेंगे उनको पोर्टल पर लोड करना पड़ता है, क्योंकि भारत सरकार का ही गाइडलाइन है। तो पोर्टल पर लोड करने के समय ही उसमें ऑप्शनल रहता है, यदि आपके पास जो गैर रैयत किसान है, बटाईदार किसान है, उनके पास यदि खाता खेसरा है तो वो दे सकते हैं, यदि नहीं है तो उसमें ऑप्शनल है, उसमें अनिवार्यता नहीं है। ये तो खत्म कर दी गई है। दूसरी बात कि आपके द्वारा हुआ कि सब जगह पत्र चला जाना, तो ये मैं सभी जगह भिजवा दूंगी विशेष रूप से आपके ये पर। और फिर जो समय सीमा बढ़ाने की बात है या नमी की मात्रा जो है, ये भारत सरकार तय करती है। लक्ष्य भी भारत सरकार तय करती है, नमी की मात्रा भी भारत सरकार तय करती है। हाँ, समय समय पर हम लोगों की यदि अधिप्राप्ति, किसानों की संख्या अधिक होती है बेचने वाले की, तो हम लोग इसका समय समय पर लक्ष्य बढ़ाने का भी अनुरोध करते हैं भारत सरकार से। और नमी का भी हम लोगों ने अभी भारत सरकार ने इस विभाग ने, फूड विभाग ने, भारत सरकार ने जो नमी की मात्रा और कम कर दी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभागीय मंत्री पीयूष गोयल जी से बात की, हमने पत्राचार की, तो फिर अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों ने बात की, तो फिर 17% इसको रखा गया। तो ये भारत सरकार तय करती है। और जहाँ तक अभी एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि जो है व्यापार ये बाजार समिति को बहाल किया जाए, तो ये तो बाजार समिति तो समाप्त हो चुका है, ये हमारे विभाग से भी संबंधित नहीं है, ये कृषि विभाग से संबंधित है। और नमी की मात्रा के विषय में सुदामा जी ने कहा, नमी की मात्रा भारत सरकार तय करती है, तो उनके गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग ये अधिप्राप्ति करते हैं। चलिए, माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार सिन्हा अपनी सूचना को पढ़ें। ठीक है, 17% नमी पर 17%। मोकामा टाल क्षेत्र दलहन उत्पादक क्षेत्र है। बाढ़ तथा बरसात का पानी इस क्षेत्र में जमा होने के बाद 3-4 वर्ष पहले तक रबी बुआई के पूर्व निकल जाता था, लेकिन इस टाल क्षेत्र में गाद जमा होने के कारण पिछले 3-4 वर्षों से रबी फसल की बुआई के पूर्व पानी नहीं निकलने के कारण लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन में दलहन की बुआई नहीं हो पा रही है, जिससे इस क्षेत्र के हजारों लघु तथा सीमांत किसानों और उसके परिवार को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है और उनके आजीविका का संकट उत्पन्न हो रहा है। टाल क्षेत्र में जल निकासी के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सही नीति नहीं रहने के कारण समस्या ज्यों की त्यों बनी रह गई है। अतः लोकहित में बढ़ैया मोकामा टाल क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष जमा होने वाले बाढ़ और बरसात के पानी को रबी फसल के बुआई के पूर्व हाथीदह के समीप गंगा नदी में निकालने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोकामा बरहैया टाल क्षेत्र सहित संपूर्ण टाल क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 1,06,200 हेक्टेयर में मानसून अवधि में वर्षा का पानी दक्षिण बिहार के नदियों का जल एवं गंगा नदी के बाढ़ का पानी जो बैक वाटर टाल क्षेत्र में भर जाता है। टाल क्षेत्र के जल की निकासी हेतु एकमात्र मार्ग हरोहर नदी है। मानसून के बाद गंगा के जलस्तर में कमी होने पर टाल का पानी हरोहर नदी के माध्यम से क्यूल नदी होते हुए गंगा में जाता है। टाल से पानी शीघ्र निकालने हेतु हरोहर नदी एवं क्यूल नदी के संगम पर प्रत्येक वर्ष ड्रेजिंग कराया जाता है। बरसात के दिनों में गंगा नदी के बाढ़ का पानी एवं दक्षिण पश्चिमी से आने वाली नदियों के पानी से टाल क्षेत्र सामान्यतः डूबा रहता है। इस कारण टाल क्षेत्र के अधिकांश भूभाग में खरीफ की खेती नहीं हो पाती है, परंतु रबी के बुआई के पूर्व समय जल निकासी हो जाने के पश्चात टाल क्षेत्र में चना, मसूर, मटर, अरहर इत्यादि दलहनों की अच्छी पैदावार होती है। टाल क्षेत्र में गंगा के बैक वाटर को प्रवेश से रोकने, जल प्रवाह को नियंत्रित करने
एवं बेहतर जल प्रबंधन के लिए बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत 188.50 करोड़ रुपए लागत से कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें हरोहर नदी में लखीसराय जिला के लखीसराय प्रखंड के अंतर्गत बालगुदर ग्राम के पास एंटी फ्लड स्लुइस सह रेगुलेटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं डुमना सोता, खनुआ सोता, गायघाट सोता एवं लगड़ी सोता में एंटी फ्लड स्लुइस का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। और जो एक बालगुदर वाला बचा हुआ है उसमें थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन का इशू था, वो पैसा 9 करोड़ चला गया है और इस बार मानसून सीजन से पहले उसका स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद गेट लग जाएगा बालगुदर में, तो ये काम पूरा हो जाएगा अगले मानसून से पहले। इसके अलावा दिनांक 8/9/2020 को मंत्री परिषद की बैठक में 1178.50 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना स्वीकृति की गई, जिसके अंतर्गत निम्नांकित कार्य कराए जाएंगे। पहला, मुहाने गोइठवा एवं जिरैन नदी पर कुल 3 बराज का निर्माण। दूसरा, विभिन्न स्थलों पर कुल 11 बियर का निर्माण। तीसरा, विभिन्न स्थलों पर कुल 56 चेक डैम का निर्माण। टाल क्षेत्र के अंतर्गत 74 अदद पैनों का तल सफाई कार्य के साथ 225 अदद कलवर्ट का निर्माण कार्य। पटना जिला अंतर्गत बाढ़ सरमेरा रोड, पूरन बिघा कोंदी से घोसवरी होते हुए हरोहर नदी के बाएं किनारे बलगुदर घाट तक बांध एवं एंटी फ्लड स्लुइस का निर्माण। छठा, अशोक धाम जो लखीसराय जिला से होते हुए सरमेरा तक बांध का निर्माण कार्य, साथ में उसके ऊपर सड़क निर्माण कार्य। उपरोक्त निर्माण कार्यों से टाल क्षेत्र में नियंत्रित रूप से ही इसमें जल प्रवेश होगा और जल निकासी भी शीघ्रता से हो सकेगी। इस वर्ष हरोहर और क्यूल नदी के मुहाने पर गाद हटाने हेतु बाढ़ अवधि के बाद लगातार ड्रेजिंग कराने के कारण टाल क्षेत्र के अधिकांश भूभाग से जल की निकासी हो चुकी है। कुछ गहरे भूभाग में आंशिक रूप से जल जमाव है, जिसका उपयोग कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु किया जाता है। वर्ष 1972 से वर्ष 2017 तक 40 वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 15 अक्टूबर तक सामान्यतः गंगा नदी का जलस्तर टाल क्षेत्र के न्यूनतम बेड लेवल से भी अधिक पाया गया। वर्तमान में गंगा नदी का जलस्तर हाथीदह गेज स्थल पर 36.69 मीटर है तथा टाल क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों से जल की निकासी हो चुकी है। उक्त क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं तथा रेलवे लाइन, NH, निर्माणाधीन गंगा सेतु एवं घनी आबादी के कारण हाथीदह के पास से टाल का पानी चैनल बनाकर निकालना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है। विभाग का मानना है कि ये गंगा नदी का बैक वाटर दोबारा चला जाएगा वहाँ पर, लेकिन ये जो स्कीम हम लोगों ने, ये मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली इसमें जो मुकामा टाल का ये था उसको मॉनिटर किया। वहाँ के कृषक समितियों से, किसानों से लगातार 3 साल तक बात होता रहा और उनके भी जो सुझाव आए उसके बैकग्राउंड में फिर ये स्कीम बनाया गया और लगभग ये टेंडर भी फाइनल हो गया, जल्दी काम इस पर शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बड़े विस्तार से माननीय मंत्री जी ने क्या सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि मोकामा बढ़िया टाल क्षेत्र में 4 साल से बुआई नहीं हो रही। यह बात सरकार के संज्ञान में कब आई और ये 4 साल तक जो किसानों, जो 4 साल तक बुआई नहीं रहने के कारण किसानों द्वारा जो क्षति हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के विषय में क्या कुछ पॉजिटिव विचार सरकार रखती है? कुछ उसके लिए कोई कार्यक्रम बनाई है कि उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए? और हवाई सर्वेक्षण करा के जो योजना आपने बताया है, इस विषय पर मुझे यह कहना है कि यह मामला मोकामा बढ़ैया टाल क्षेत्र का तो है ही, लेकिन इस तरह के जल जमाव से ग्रस्त राज्य में लाखों हेक्टेयर जमीन है। मोकामा बढ़ैया टाल क्षेत्र सहित सभी जल जमाव ग्रस्त कृषि भूमि को जल जमाव से मुक्त करने हेतु सरकार क्या कोई विशेष समिति का गठन करेगी ताकि मोकामा बढ़ैया टाल सहित अन्य
जल जमाव क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन कर और जल्दी से जल्दी 4-5 साल हो गया, अभी कितना समय, कोई समय सीमा निर्धारित करेगी कि कब तक ये कठिनाई दूर हो पाएगी? माननीय मंत्री। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि ये 3 साल तक लोगों से कंसल्टेशन होता रहा वहीं पर, और ये स्कीम सैंक्शन हो गया है 2020 में, टेंडर हो गया है, इस पर काम शुरू हो जाएगा। और हम लोग को लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी खुद भी मॉनिटर करते रहे हैं, हम लोग जानते हैं, और ये ससमय अब ये पूरा हो जाएगा। और एक मैं बलगुदर घाट का बताया, उसका बचा हुआ काम इन्होंने जो उठाए पूरा प्रश्न कि जो क्षति हुआ 3-4 साल से बुआई नहीं हो रही है, तो ये क्षति तो अब आप जल संसाधन से, ये से तो नहीं किसी है। और आपदा से अगर उसका कुछ माननीय मंत्री जी। हाँ मैं माननीय मंत्री जी को टाल क्षेत्र से जल जमाव की समस्या निकालने के जो सरकार ने 1178 करोड़ रुपए की योजना बनाई है और सकारात्मक जवाब आया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन कुछ एक चीज़ें जोड़ना चाहता हूं। हमारा राज्य और देश दोनों कृषि प्रधान राज्य है, तो एक प्रश्न जो है कि किसानों को 3-4 वर्षों से बुआई नहीं हुई तो मुआवजा का एक विषय है। दूसरा, एक समय सीमा अगर मंत्री जी बता रहे हैं टेंडर के प्रोसेस में है, तो चूंकि किसानों से जुड़ा मामला है, देश में खेती के योग्य जमीन कम पड़ रही है, आवासीय भूमि कम पड़ रही है, और टाल क्षेत्र के लिए एक फसली उत्पादन वाला इलाका है टाल का क्षेत्र, केवल दलहन फसल उत्पादन होता है, और 3-4 वर्षों से उत्पादन नहीं है, तो किसानों को मुआवजा और समय सीमा मैं उसके साथ जोड़ता हूं कि कब तक हो जाएगा, तो किसान भाइयों को जवाब देना सरल हो जाएगा, और सरकार यथाशीघ्र अगर पूरा करेगी तो इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद और बधाई देंगे। मंत्री जी, बिल्कुल, मैंने अध्यक्ष महोदय बताया कि 6 जो योजना है, 5 का टेंडर फाइनल हो करके वर्क अलॉट हो गया और एक फाइनल होने की स्थिति में है, तो 100 समय ये काम पूरा कर लिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस स्कीम के लागू होने के बाद सरकार ने कोई लक्ष्य रखा है कब तक इसको, नहीं, जो भी उसका समय होगा 18 महीना या 22 महीना, जो भी उसका टाइम फ्रेम होगा। अभी तो टेंडर फाइनल हो करके 6 में 5 अलॉट हो गया, 6 काम में, एक काम का टेंडर शायद दोबारा करना पड़ रहा है, तो वो भी जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। माननीय मंत्री पूरा जी, हो जाएगा। हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं और मैं खुद वहां का प्रतिनिधि हूं, और सारे लोग इस गंभीरता से अवगत कराते हैं। समस्या अत्यंत गंभीर है। जल के निस्सरण नहीं होने के कारण हजारों लघु सीमांत किसानों की सामने जो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये 4था वर्ष है। एकमात्र फसल उपजता है जिस पर उसकी निर्भरता है। आपका जिस बालगुद्दर की चर्चा की है वो 4 साल पहले शुरू हुआ, उसको 2 साल पहले पूरा हो रहा था, लेकिन 4 साल में भी पूरा नहीं हुआ। कारण क्या रहा, ये समीक्षा की जरूरत है। जल संसाधन विभाग एक ठोस कार्य योजना बनाकर बरहिया मोकामा टाल क्षेत्र की समस्या को दूर करने का शीघ्र व्यवस्था करे, और बिहार विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को यह विषय सौंपा जाता है। समिति इस कार्य का पर्यवेक्षण करेगी और अगले सत्र में इस संबंध में किए गए कार्य से सदन को प्रतिवेदन, अंतरिम प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित करेगी। अब माननीय सदस्यगण, समय मात्र 5 मिनट बचा है, तो शून्यकाल की शेष सूचनाएं पढ़ा हुआ मानते हुए शून्यकाल समिति को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही क्या है? भू माफिया के द्वारा डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी को गोली मारा गया था, और इसके बाद पुलिस उनको खुद परेशान कर रही है। हम शून्यकाल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय बोले, तो उनको गोली मार दी गई थी और भू माफिया के द्वारा धमकी दी जा रही है। हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराकर भू माफिया पर कार्रवाई करें। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।